हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट क्लास नंबर 13। आपने पहले यदि जो पहले के जो 12 क्लासेस हैं जो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। बट आपको यहाँ से भी आएगा बिकॉज ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे गुप्त राजवंश यानी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। एंड अभी अभी जस्ट हमने जो खत्म किया है वो था हमारा मौर्य डायनेस्टी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है हमेशा के आपसे, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड जिन लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में आके यहाँ पे से सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो। ये हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जो क्लासेस हुए हैं उसके जो है यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है हमारा, एंड इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। आप लोग जाके यहाँ से देख लेना। एंड ये जो हमारा ये दो और चैनल्स हैं इसमें हम लोग एडिट बनाते हैं, आपको एडिट्स मिल जाएगा। एंड इसमें हम लोग अभी कुछ करने वाले हैं, यदि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हो जाए तो आप लोग प्लीज़ जाके इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड कुछ वीडियो मिलेगी वहाँ पे तो आप लोग उसको देख लेना, एंजॉय करना। एंड चलते हैं आज के टॉपिक पे हमारा। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में यानी गुप्त राजवंश के बारे में। तो गुप्त वंश है जो प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक है। एंड जो इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस जो है उनके द्वारा जो इनका जो युग था यानी मतलब जिस टाइम तक इन लोगों ने जो रूल किया था उस टाइम को जो गोल्डन एज यानी जो स्वर्ण युग माना जाता है, जो इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का यानी हमारे प्राचीन भारत इतिहास का। एंड मौर्य वंश थे उनके पतन के बाद दीर्घ काल में हर्ष तक भारत में जो राजनीतिक एकता है वो स्थापित नहीं रही थी। यानी कि उसके बाद जो है जो सारे राज्य जो थे टूट बिखर गए थे एकदम से। एंड कुषाण एवं सातवाहना ने जो राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया मौर्योत्तर काल में उपरांत जो तीसरी शताब्दी ईस्वी में तीन राज्यवंशों में उदय हुआ, यानी कि वो बट चुका था। जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में जो बकाटक होते हैं, पूर्वी में गुप्त वंश, ये जो थे ये सारे के सारे जो प्रमुख वंश वंश थे। एंड जो इसमें जो बताया गया है कि मौर्य वंश के जो पतन के बाद जो एकदम से राजनीतिक एकता एकदम से खत्म जो हो चुकी थी उसको जो एक वापस से जिसको स्थापित किया किसने, तो गुप्त राजवंश वालों ने। एंड जो गुप्त वंश जो गुप्त साम्राज्य है उसका जो नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में यानी 40वें साल में तथा उत्तान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। एंड गुप्त वंश का जो प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुए थे यूपी एंड बिहार से। एंड साम्राज्य के पहले शासक जो थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपको इसको याद रखना है, यानी गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो मतलब कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने विवाह द्वारा लिच्छवी जो प्रिंस थे उनके साथ शादी करके जो गुप्ता को एकजुट किया। एंड उनके जो पुत्र हैं प्रसिद्ध समुद्रगुप्त ने विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। ये सब जो है बहुत ही ज्यादा ग्रेट किंग्स हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि उनके अभियानों जो उत्तरी और पूर्वी भारत में जो गुप्ता शक्ति का विस्तार किया था, और जो मध्य भारत है और गंगा घाटी के कुलीन आ गए थे, यानी कि मतलब कि बहुत सारे जो रीजन्स थे उस पे की इन्होंने कब्जा कर करके अपना जो साम्राज्य का विस्तार किया। एंड जो इसके जो तीसरे जो सबसे फेमस जिनको बोल सकते हैं मैं भी अब, तो उनका नाम था चंद्रगुप्त। लेकिन ये चंद्रगुप्त जो पहले वाले नहीं थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिनको कि विक्रमादित्य के नाम से हम लोग जानेंगे। एंड विक्रमादित्य होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है सौर्य का सूरज, यानी सौर्य का सूर्य। उज्जैन तक जो है साम्राज्य का विस्तार किए थे इन्होंने। और उसके बाद जो फिर से है उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो थे कुमारगुप्त, फिर होते हैं हमारे जो स्कंदगुप्त। एंड फिर धीरे धीरे इनका भी है जो एक कुछ वंश तक चला, फिर उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो होता है हमारा जो गुप्त वंश थी उसकी उत्पत्ति के बारे में, यानी कि ऑरिजिन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो इस गुप्त साम्राज्य की नींव जो तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में रखेगी, जैसे कि हमने अभी देखा। एंड जबकि इसका उत्थान है जो चौथी शताब्दी में शुरुआत हुआ। गुप्त वंश का जो प्रारंभिक राज है जो उत्तर प्रदेश से बिहार में था, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े इसके बारे में। एंड मौर्य वंश के जो पतन के बाद हर्ष के समय तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी थी। लेकिन जो हालांकि कुषाण जो एंड जो सातवाहना थे जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हम लोग जो हमारा गुप्त वंश खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन लोगों ने भी मतलब कि एक राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया था, बट जो गुप्त वंश थी, गुप्त वंश वाले जो है वो इसको लाने में सफल रहे। एंड जो इसका जो गुप्त वंश का जो संस्थापक जो बोला जाता है वो बोला जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। एंड उसके बाद वो आए थे, यानी मौर्य गुप्त के बाद जो
एक काफी स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाया जिन्होंने, एंड जो सारे जो स्टेट्स थे यानी कि उस समय के जो राज्य थे उसको एक किया। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ दिया गया जैसे कि श्रीगुप्त हैं उनके द्वारा जो गया में चीनी यात्री के लिए एक मंदिर बनवाया गया था, जिसका कि उल्लेख है वो चीनी यात्री इत सिंह ने द्वारा 500 वर्षों के बाद सन 671 से सन 695 के बीच किया गया। तो आपको एक एग्जाम में यानी कि वन लाइनर्स में आपको आ सकता है चीनी यात्री इत सिंह है वो किसके समय में आए थे, तो आपको लिखना होगा वहां पे श्रीगुप्त यानी चंद्रगुप्त या किस डायनेस्टी के समय पे आए थे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है जो इत सिंह है वो आए थे गुप्त वंश के समय में, एंड रूलर कौन थे उस टाइम में, तो श्रीगुप्त। एंड इतिहासकार के अनुसार जो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त अधीन छोटे राज्य जो प्रयाग का शासक था। जो गुप्त सम्राटों में जो एंड गुप्त साम्राज्य थे उसमें जो हम लोगों को बहुत सारे जो अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड गुप्त वंश के समय में जो सोने का चिड़िया कहा जाता था भारत में, जो भारत को जो है उसमें सोने का चिड़िया कहा जाता है। ऐसा जो कुछ जो बाहर के जो राइटर्स वगैरह हुए हैं उन लोगों ने अपने बुक्स में लिखा है। तो आगे देखते हैं हम लोग, फिर आगे देखना हम लोग को जो है वो गुप्त वंश के शासक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को देखना है घटोत्कच के बारे में। तो घटोत्कच हैं जो कौन थे, तो गुप्त वंश में जो शासक थे श्रीगुप्त, जिसने की अर्ली फेज में जो मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि फाउंडर थे। एंड जो श्रीगुप्त थे उनके ये बेटे थे घटोत्कच, जो कि उनके बाद उनकी मृत्यु के बाद जो है राजगद्दी पे बैठे। इन्होंने जो है 320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, एंड इन्होंने जो है महाराज की जो उपाधि है वो धारण की थी। जैसे कि हम लोग ने मौर्य वंश वाले में भी देखा था कि जो किंग्स होते थे वो अपना एक टाइटल लेते थे, या कुछ लोग होते थे जो उनको टाइटल एक वैसा दिया जाता था उनको कुछ लोगों द्वारा। उत्पन्न होते समय जो है इनके सिर पे केस न होने के कारण इनका नाम जो है घटोत्कच रखा गया था। वह अत्यंत मायावी थे जिस कारण वो जन्म लेते ही बड़ा हो गया था, मतलब कि बहुत जल्दी बड़ा गया था, इसके लिए जो इसलिए इनका नाम जो था घटोत्कच था। एंड उनके जो पुत्र है वो हुए थे चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि एक बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट किंग है, जो गुप्ता डायनेस्टी का सबसे महान किंग में से एक बोल सकते हो आप। तो सन 320 में जो चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद जो राजा बने, क्योंकि 320 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड चंद्रगुप्त जो वंशावली के पहला स्वतंत्र शासक था। एंड जो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इन्होंने जो महाधिराज का जो टाइटल उपाधि जो है धारण की थी। एंड इनके पिताजी घटोत्कच जो थे वो किसका किया था, तो महाराज का किए थे इन्होंने उपाधि धारण। एंड जो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने किया था जो महाराजा धीराज। जैसे कि आप बहुत सारे जो हिस्टोरिकल सीरियल्स वगैरह देखते हो कि उसमें बोला जाता है महाराजा धीराज पधार रहे ऐसे कुछ, तो इन्होंने जो महाराजा धीराज का सबसे पहले टाइटल जो है उन्होंने धारण किया था। और चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उनके बारे में बताया जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम है वो एक लिच्छवी प्रिंसेस से शादी कर लेते हैं, जिससे कि इनका जो साम्राज्य का विस्तार होता है, बिकॉज वो जो लिच्छवी जो राज्य था उसको अपने आप में मिला लेते हैं, एंड इनका राज्य जो और बड़ा सा हो जाता है। एंड जो हिस्टोरियन जो जो स्मिथ हैं उनके अनुसार जो इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य जो है प्राप्त कर लिया, जैसे कि हम लोग अभी बात किया। एंड मगध उसके सीमावर्ती क्षेत्र में आ गया। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वैशाली का राज्य प्राप्त कर लिए। एंड यहाँ पे इससे हम लोग को पता चल जा रहा है कि यानी कि मैत्री संबंध जो बना करके इन्होंने अपने राज्य का अच्छा खासा विस्तार किया, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैट्रिमोनियल एलायंसेस। जो चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित होते थे, यानी कि जो कुमार देवी थी एंड चंद्रगुप्त जो थे उनके जो है जो पिक्चर बने हुए होते थे सिक्के पे। लिच्छवियों के द्वारा जो राज्य नेपाल के है राज को उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने मिलाया। मतलब जो लिच्छवी के जो राज्य थे दूसरे राज्य जो थे नेपाल जो की था, एंड उसको जो समुद्रगुप्त ने मिलाया था अपने राज्य में। एंड जो मनचंद्र राय चौधरी एक हिस्टोरियन है जो कहते हैं कि जो ये भी है जो बिंबिसार के जैसे जो मौर्य डायनेस्टी में जो थे, सॉरी वो बिंदुसार थे वो मौर्य डायनेस्टी के, बिंबिसार जो है वो थे हर्यंक डायनेस्टी के बारे में जो शासक थे। एंड इन्होंने जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर करके बहुत अपने राज्य का विस्तार किया था। उसी तरह जो जो इन्होंने जो चंद्रगुप्त प्रथम को बताया गया है कि ये भी उन्हीं के बाद ही जो है
वो विवाह कर करके अपने जो राज्य था उसको विस्तार किए ये। एंड ये ऐसे करते थे, बट ऐसा कोई नहीं था कि मतलब कि सिर्फ मैट्रिमोनियल अलायंसेस के ही था, तो यानी कि ज्यादातर कोशिश करते थे कि वो शादी विवाह से जो राज्य को मिला लिया जाए। जैसे कि राजा चौधरी जो है, राय चौधरी जो है, उनके अनुसार जो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशंबी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। मतलब कि ये जो मैत्री संबंध एंड खुद के लड़ाई के साथ भी मतलब कि इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। एंड चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की, जो कि कब किया था, तो 319 से 320 ईस्वी में जो किए थे। एंड गुप्त संवत है तथा सख्त संवत के मध्य 241 वर्ष का अंतर था। तो गुप्त संवत इनका था, एंड जो सख्त संवत था जो 241 वर्ष में अंतर होता था उसमें। उसके बाद में हम लोग को देखना है समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, उनके पुत्र। एंड चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उनकी मृत्यु के बाद जो है, यानी कि 335 ईस्वी में ये जो थे समुद्रगुप्त जो थे, तथा उसका कुमार देवी का पुत्र, यानी कि इनकी माँ जो थी वो थी कुमार देवी, ये बैठे थे राजगद्दी पे कब, तो 335 ईस्वी में। एंड संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों में से जो है इनको बोला जाता है। इन्हें जो है जो पर क्रमांक कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है वो राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी, यानी समुद्र का जो समुद्रगुप्त जो थे उनका राज्य जो था कहाँ था, राजधानी कहाँ थी, जो पाटलिपुत्र। एंड समुद्रगुप्त जो थे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, जैसे कि इनके पिता जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने भी धारण की थी, एंड ये भी महाराजा धीराज का टाइटल है वो धारण किए थे। एंड वो स्वयं को जो लिच्छवी जो दौहित्र कहे जाने पर गर्व महसूस करते थे, बिकॉज इनकी माँ जो थी वो थी लिच्छवी प्रिंसेस थी, इस कारण। एंड श्रीलंका के शासक जो मेघवर्मन है, जो उन्होंने जो बौद्ध गया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति पाने के हेतु अपना राजदूत समुद्रगुप्त के जो है दरबार में भेजा था। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट में है हमारा वो है, एंड समुद्रगुप्त जो थे एक असाधारण है, मतलब कि बहुत ही एक महान योद्धा भी थे एंड महान सम्राट के रूप में भी जो इनको बोला गया है। एंड जो विंसेंट स्मिथ जो एक स्टोरियन है, ये बोलते हैं कि जो इनको जो एक टाइटल इन्होंने दिया कि वही जो इंडिया का समुद्रगुप्त बोला, जो इंडिया का नेपोलियन बोला गया है, सॉरी, समुद्रगुप्त को। तो आपको इसमें जो वन लाइन क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को जो समुद्रगुप्त जो थे वो एक अच्छा एकदम से राजा तो हम लोग अभी देख चुके हैं, बिकॉज वो बहुत सारे राज्य को विस्तार भी करते हैं अपने जो राज्य है उसका। उसके साथ साथ ही वो एक अच्छे कवि एंड जो संगीतज्ञ भी थे, यानी कि संगीतकार भी थे वो। उसे कला मरमस भी माना जाता है, यानी कला को पसंद करते थे। एंड उनकी उसका जो मृत्यु हुई थी वो 380 ईस्वी में हुई थी, जिसके बाद उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बन गया। सबसे पहले आया हमारे जो श्रीगुप्त थे, उनके बाद आया हमारा घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, एंड फिर जो आप नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर उनके बारे में ही हम लोग बात करें, यहाँ पे कुछ उनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे बताया गया, वो आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके पढ़ोगे। आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे समुद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में दिया कि मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, जो उत्तर हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत यानी विंध्याचल पर्वत, तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में जो पूर्वी मालवा है वहां तक विस्तृत था, यानी कि यहाँ पे तक विस्तार किया था। यानी इससे हम लोग बोल सकते हैं कि एक इनका जो राज्य था बहुत ही ज्यादा विशाल था, यानी बहुत सी बड़े एरिया पे इनका जो है राज चलता था। एंड कश्मीर, पंजाब, जो पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध, गुजरात को छोड़कर जो समस्त उत्तर भारत में जो है इसमें सम्मिलित है, यानी इसमें जो छोड़कर ये जो कुछ एरियाज है उसको छोड़कर जो और बाकी सारे जो एरियाज थे वो इनके राज्य के अंदर आते थे। दक्षिण पथ में जो शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी शक्ति उसकी अधीनता स्वीकार करती थी, यानी कि जो वो लोग जो थे उनको मतलब कि इनकी जो वीरता का वर्णन करते थे, मतलब कि प्रोत्साहन करते थे। एंड जो समुद्रगुप्त जो थे, उन्होंने जो सैन्य विजय के उपरांत एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो समुद्रगुप्त ने भी जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था। एंड जो जो प्रशिस्त में के अनुसार समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त की दिग्विजय
का ध्येय जो थरांदी वन जिसको बोलते हैं वो मंडल को बांधना था, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग रूलर थे। एंड इन्होंने जो उत्तर भारत है हमारा, उसके जो 9 शासकों को पराजित किया था, यानी कि जो कि ये 9 लोग जो थे ये काफी ये भी अच्छे खासे स्ट्रांग लीडर जो किंग्स थे, बट इनको भी इन्होंने जो पराजित किया था, जिसमें कि कुछ जो ज्यादा स्ट्रांग है उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें थे जो अच्युत थे, नागसेन थे, गणपति नाथ थे, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग उस समय के रूलर्स थे उनको भी, यानी कि 9 शासक जो थे उनको इन्होंने पराजित किया था। समुद्रगुप्त के काल में सदियों के राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा विदेशी शक्तियों के आधिपत्य के बाद आर्यवर्त पुनः नैतिक, बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा था। यानी कि पहले से हम लोगों ने बात किया मौर्य डायनेस्टी के बारे में बात करें तो उनके बाद जो है एकदम से धीरे धीरे जो मौर्य डायनेस्टी में जो विकेंद्रीकरण होते, राजनीतिक जो विकेंद्रीकरण है वो होता चला गया था, जो एक डाउनफॉल का एक कारण भी बना था वहां का। बट समुद्रगुप्त ने इन सबको एक जगह से एकता में बांधा एंड उसको यूनिफाई किया, ताकि एंड उस समय जो उन्नति की चोटी पे पहुंचा था इनका जो शासन था वो। एंड फिर समुद्रगुप्त के बाद में हम लोग को बात करना है सर रामगुप्त के बारे में, जो कि इनके सक्सेसर थे एंड इनके पुत्र भी थे। तो समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त सम्राट बने, लेकिन इसके राजा बनने में विभिन्न विद्वानों का मतभेद भी है, बट मतलब कुछ जो हिस्टोरियंस है उनका इनको जो कुछ अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको हम लोग देखते हैं। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, एंड एक थे रामगुप्त एंड दूसरे जो थे वो थे चंद्रगुप्त। रामगुप्त जो है बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठा, लेकिन निर्बल एवं कायर था, यानी कि कमजोर थे एंड डरपोक था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को सकराज के भेंट में दे दिया। हाँ, एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप इसको सुन के अच्छा लगेगा आपको। ये जो रामगुप्त थे वो काफी एक जो कायर बोल सकते हो वो थे। एंड जब उन्होंने शकर्स ने उन पे अटैक किया था, तो इन्होंने अपने जो हारने के बाद इन्होंने अपनी पत्नी को उनको दे करके अपना जान बचाया था, वो भी फेट में दे के अपनी पत्नी को। एंड जिससे कि इनके जो भाई जो थे चंद्रगुप्त जो थे, एंड ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो पहले वाले चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनके भाई। तो उनको गुस्सा आया, उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो है साकस को जाके अटैक करते हैं, साकस को हराते हैं, एंड फिर अपने भाई को भी जो है मार देते हैं, एंड उनकी जो पत्नी है उनकी पत्नी से ही खुद विवाह करते हैं। एंड फिर जो है अपने जो एक फिर से जो चंद्रगुप्त वंश के जो एक स्ट्रॉन्ग रूलर फिर से अपने जो साम्राज्य को आगे बढ़ाता है। तो अब हम लोग को बात करना है यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, या उन्हीं को चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनका जो रीन था वो 380 से लेके 413 ईस्वी के आसपास था। तो समुद्रगुप्त के जो सफलतापूर्वक शासन करने के पश्चात जो उत्तराधिकारी के रूप में जो है चंद्रगुप्त के हाथों में जो गुप्त वंश की जो है सत्ता आई, एंड चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसके बारे में हम लोगों ने जो है बात किया कि उन्होंने अपने कैसे अपने भाइयों की हत्या की, एंड जो अपनी उनकी जो उनके भाई की पत्नी थी उनसे विवाह किया, एंड सकस को हराया भी था। एंड चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने जो शकों पे विजय करने के पश्चात विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी। उसकी अन्य उपलब्धियां विक्रमार्क और परंपरागत थी, यानी कि काफी एक स्ट्रॉन्ग एंड उच्च विचारों वाले राजा थे। एंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भारत के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है। जैसे कि विक्रमादित्य का नाम आप लोगों ने सुन भी रखा होगा। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों और विजय दोनों से किया, जैसे कि चंद्रगुप्त ने किया था, उसी तरह से कुछ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी किया। ध्रुव देवी एंड कुबेर नागा इसकी 2 पत्नी थी, यानी कि उनकी 2 पत्नियां थी। इनका जो नाम था वो था ध्रुव देवी एंड कुबेर नागा। उसने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के बड़े भूभागों पर विजय प्राप्त की, यानी कि उनका राज्य जो था पहले से ही बहुत ज्यादा बड़ा था, बट फिर भी उन्होंने मालवा, गुजरात व काठियावाड़ जो उस समय पे जो था उसके बड़े भूभाग मतलब बहुत सारे उसके जो एरियाज थे उसको कब्जे में किया एंड उसको जीता। इस विजय के साथ उसने असाधारण धन की प्राप्ति हुई एंड गुप्त साम्राज्य की समृद्धि में वृद्धि हुई, यानी कि बहुत सारा धन इनको प्राप्त हुआ इन एरियाज पे कब्जा करने के बाद। एंड अब तक गुप्त राजाओं ने पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार भी प्रारंभ कर दिया था। उसी के शासन काल में जो संस्कृति के महानतम कवि जो है वह नाटककार जिनको हम सब लोग जानते हैं जो कालिदास, वह बहुत से दूसरे जो वैज्ञानिक विद्वान जो अन्य भी लोग थे उनका
फल फूलने का मौका प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे वो कला और साहित्य का महान संरक्षक थे। जैसे कि हम लोगों ने अभी समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, वो एक अच्छे संगीतज्ञ एंड कलाकार भी थे। उसी तरह से इन सब चीजों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, उनको भी इंटरेस्ट था। एंड उनके दरबार में विद्वानों की मंडली रहती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था, यानी कि सबसे पहले नवरत्न होते थे इन्हीं के दरबार में। एंड चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री जो फाहियान भारत आया था। तो हम लोगों ने कुमार गुप्त के बारे में पढ़ा था, उस टाइम पे कौन आया था, इत्सिंग आया था। एंड यहाँ पे फाहियान आया था किसके टाइम पे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों को देश कहा है। तो मध्य प्रदेश है उसको ब्राह्मणों का देश कहा गया था उनके अकॉर्डिंग से। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद दिया गया है इसमें कि जो चंद्रगुप्त थे एक महान प्रतापी सम्राट थे एंड उसने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एंड यहाँ पे कुछ जो इनके जो इम्पोर्टेंट काम वगैरह किए इन्होंने, यानी विजय, जैसे कि यहाँ पे शक विजय के बारे में, यानी साकस को इन्होंने हराया था। एंड उसके बाद फिर जो है बाहिक विजय के बारे में दिया गया है, फिर बंगाल विजय दिया गया है, एंड फिर गणराज्यों पे विषय दिए, जो विजय है उनके बारे में इसमें दिया गया है। तो शकों के विजय के बारे में बात करें तो जो शक थे एक मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग राज्य थे। एंड ये जो है वो हमेशा है मतलब कि शुरू से ही, मतलब कि अर्लियर किंग से ही देखा तो उस टाइम से ही, मतलब जो गुप्त वंश के राजा लोग थे उनको हमेशा परेशान करते, मतलब हमेशा अटैक वगैरह करते रहते थे। And जब उन्होंने जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे या विक्रमादित्य जी हम बोलते हैं, उन्होंने जब उनको हराया जो शकों को, उसके बाद जो इन्होंने जो है उसके उपलक्ष्य में रजत मुद्राओं का जो प्रचलन स्टार्ट करवाया, मतलब उस समय से जो रजत जो मुद्राएं थी वो स्टार्ट हो गई थी, तथा जो साकरी उपाधि धारण की, उनको फिर साकरी का नाम एक उपाधि दिया गया उनको। एंड जो व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए उन समय पे उन्होंने। एंड फिर हम लोग को इसके बाद इनके बारे में बात करना है। चंद्रगुप्त द्वितीय इन जो द्वारा इन गणराज्यों को पूरा पुनः विजित कर जो है एक अपने साम्राज्य में ही मिला लिया। एंड अपनी विजय के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। एंड उनके में कौन कौन से जो है नवरत्न में उनके शामिल थे, जैसा कि हमने देखा था इनके दरबार में जो नवरत्न थे तो उनमें कौन कौन थे, तो हमारे जो सबसे फेमस में हो गए हमारे कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट हो गए। उसके बाद घट करपर हैं, बारह मीर, ये जो कुछ नाम है, जो कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए, फिर आपका हो गए बारह मीर, फिर हो गए आर्यभट्ट, वररुचि। आर्यभट्ट का आप नाम याद रखना है आपको हमेशा। आर्यभट्ट ने क्या किया था, तो डेसिमल का एंड जीरो का आविष्कार किया था इन्होंने ही। एंड फिर हमारे आगे विशाखा दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो मुद्रा राक्षस। ये आपको वन लाइनर्स में मिलेंगे। फिर शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा की कहानियां आप जानते हो। और भास्कराचार्य जो थे, मतलब इन सब जो ये सब जो थे नवरत्न में उनके शामिल थे। एंड उनके जो दरबार थे उसमें ये लोग मौजूद थे। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग को देखना है कुमार गुप्त के बारे में। तो कुमार गुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। एंड उनकी मृत्यु के बाद जो है जो 415 में जो है ये राजा बने। एंड अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने भी जो है अश्वमेध जो है यज्ञ करवाया था। एंड उसने सिक्के जारी किए थे, सॉरी। एंड जो समुद्रगुप्त थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें किया था कि उन्होंने जो है वो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसी तरह कुमारगुप्त ने जो अश्वमेध यज्ञ के बाद उसको सिक्के जो है वो जारी किए थे। कुमारगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया था। वो चंद्रगुप्त का जो है सबसे बड़ा पुत्र था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का। एक चंद्रगुप्त प्रथम थे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। एंड जो इन्हीं के टाइम पे जो जो नालंदा विश्वविद्यालय है हमारे जो नालंदा में, वो बनना था। एंड जिसका की अर्थ होता है नालम और दा, दोनों दो शब्द से मिलकर बना होता है संस्कृत के। और जिसमें कि नालम होता है उसका अर्थ होता है कमल। एंड जो कमल ज्ञान का प्रतीक है, जो नालम प्लस दा यानी कमल देने वाली और ज्ञान देने वाली। तो नालंदा का जो अर्थ हो गया वो हो गया नालंदा का जो है वो कमल देने वाली एंड ज्ञान देने वाली। और कालक्रम से यहाँ महावीर की स्थापना के बाद इसका नाम जो है नालंदा महाविहार रख दिया गया था। उसके बाद हम लोगों को देखना है स्कंदगुप्त के बारे में, जो कि 455 से लेकर 467 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया था। तो स्कंदगुप्त के बारे में इसमें दिया गया 455 ईस्वी में पुष्यमित्र एक थे, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उनके आक्रमण के समय जो गुप्त शासन कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र जो है स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा था, यानी कि ये किनके पुत्र थे, तो कुमारगुप्त के।
एंड उनके पुत्र जो थे स्कंदगुप्त जो सिंहासन पे बैठे थे उनकी मृत्यु के बाद। एंड ये जो है इस वंश में जो सबसे अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक जिनको बोल सकते हैं वो थे। एंड ये भी एक बहुत ही ज्यादा पराक्रमी एंड बहुत ही ज्यादा वीर योद्धा थे एक। एंड ये जो और सब के टाइम पे हम लोग देखा था साकाज जो थे उन लोगों का आक्रमण वगैरह होते रहता था। एंड इस टाइम पे जो हुन्स एक और जो ट्राइबल टाइप की कम्युनिटी थी उनका जो है आक्रमण होते रहता था, जिसको मल्लेच्छू बोला गया है यहाँ पे, यानी हुन को भी मल्लेच्छ बोला गया है। उनका आक्रमण हमेशा होते रहता था इस टाइम पे। लेकिन इन्होंने जो है हुनों को भी पराजित किया और जो अपने राज्य की जो सम्मान था उसको प्रतिष्ठित रखा। एंड उसने जो सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया था एंड उस पर जो है विजय की भी प्राप्त की थी। एंड जब बार बार अटैक के कारण जो हुनों के अटैक के कारण जो एक किसी भी जो राज्य में भी हो या किसी भी राजा के समय पे किसी राज्य में बार बार अटैक होते रहेगा तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि वो थोड़ा कमजोर हो जाएंगे वो लोग। इसी का जो फायदा उठा के एक जो वहां के एक शासक थे वाकाटक के, नरेंद्र सेन नाम था जिनका, वो उन्होंने इनके जो कुछ एरिया था मालवा वाला उस पर अधिकार कर लिया था, परंतु लेकिन बाद में जो स्कंदगुप्त ने वापस से उनको हराया एंड जो फिर से उसको अपने कब्जे में ले लिया। इन्होंने जो 12 वर्ष तक शासन किया था। फिर हम लोग को दिखना है इन्हीं के बारे में पढ़ना है। एंड जो इसके टाइम पे जो चीनी सम्राट के द्वारा एक राजदूत भेजा गया था जो उसकी मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में बताता है, और इतने 100 राजाओं के स्वामी की भी जो है उपाधि धारण की है। तो इनको क्या बोला जाता था? 100 राजाओं के स्वामी, यानी इनको इतने सारे राजा के अंडर जो राजा थे इनके अंडर काम वगैरह करते थे। इसी कारण में भी जो इनको जो है 100 राजाओं का स्वामी भी बोला गया है। एंड इनको बारे में जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि ये अपने प्रजा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक बार क्या हुआ था कि एक जो सुदर्शन झील बनवाया गया था वो उसका बांध टूट गया था, जिससे कि बहुत सारे लोगों को मतलब प्रॉब्लम हुआ था। एंड इन्होंने जो मतलब सब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके जो उसको 2 महीने के अंदर उस पुल का पुनर्निर्माण करें, मतलब फिर से बनवा दिया था ताकि लोगों को ज्यादा क्षति न पहुंचे। And जब जब स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हो गई 467 ईस्वी में, तो इसका बाद भी जो 100 वर्षों तक जो है, समझ रहे हो आप, 100 वर्षों के बाद भी जो इनका जो राज है वो चलता रहा, बट धीरे धीरे कमजोर होता गया एंड धीरे धीरे टूटता गया, जिसके कारण फाइनली किसी समय पे जो है ये भी जाके इंड हो जाएगा। तो स्कंदगुप्त के बाद में जो कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स हुए हैं जो कि इनके बारे में इम्पोर्टेंट है वो ये सारे हैं। फिर उसमें आ जाते हैं हमारे पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिम्हा गुप्ता, फिर हमारे कुमारगुप्त तृतीय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स थे जिनको की जो स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद जो हुए इंपॉर्टेंट किंग्स। हम लोग टोटल जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं उनकी सूची में बात करें तो सबसे पहले कौन थे? श्रीगुप्त थे। एंड श्रीगुप्त ने जो संस्थापक थे इस वंश के, बट जो मेन जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो ज्यादातर आपको ऑप्शन में यदि रहेगा दोनों तो आप इसको चूज करोगे, यदि ऑब्जेक्टिव वाले में आएगा तो ये आता ही है। एंड ये रहा तो ये रहा एंड ये नहीं रहा, फर्स्ट वाला श्रीगुप्त नहीं रहा ऑप्शन में तो चंद्रगुप्त मारोगे, एंड श्रीगुप्त रहेगा तो आप लोग श्रीगुप्त में ही मारोगे। श्रीगुप्त के बाद कौन थे? हम लोगों ने घटोत्कच के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने चंद्रगुप्त पढ़ा, फिर हो गया समुद्रगुप्त एंड रामगुप्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फिर विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, फिर हम उन्होंने पढ़ा कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में। और इसी प्रकार से जो ऐसे करके जो बहुत सारे किंग्स हुए एंड जो विष्णुगुप्त थे वो एक अंतिम शासक थे इस डायनेस्टी के। फिर हम लोग को देखना है इसका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में छोटा सा कॉज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 5वीं शताब्दी के आसपास उत्तरी भारत में जो गुप्त वंश का पतन आरंभ हो गया था। जो गुप्त काल के समय जो छोटे राज्य जो थे, स्वतंत्र वाले जो राज होते हैं, वो जो हुन के बारे में हम लोगों ने अभी बात की, जो हुन थे मतलब जो लगातार कंटिन्यूअसली जो है अटैक वगैरह करते रहते थे जो इनके साम्राज्य पे। तो उसके बाद से उसका जो एक रीजन हुआ कि एक कमजोर होता गया, जो कुछ छोटा छोटा पार्ट जो है वो बढ़ते रह गया, मतलब कि कब्जे में आते रह गया उन सबको, जिसको कि पूरी तरह से वापस नहीं लिया गया एंड वो एक स्वतंत्र राज बन के रह गए। एंड ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉज बन गया जो कि बार बार अटैक के कारण जो कोई भी जो राज्य है वो कमजोर हो ही जाएगा। एंड जो हुना का जो सरदार था या नेता जिसको बोल सकते हैं वो कौन था? उसका नाम था तोरामोरा, अजीब सा थोड़ा नाम है। एंड उसने जो है गुप्त साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को कब्जा कर लिया था धीरे धीरे अटैक करके बार बार। एंड जो उसका जो पुत्र है वो मीरा कुल बहुत ही बड़ा निर्दयी एवं बर्बर जो जो मतलब कि बहुत खतरनाक जो होते हैं ना, क्रूर तरह के, उस तरह का सबसे जो तानाशाह व्यक्ति था। दो स्थानीय शक्तिशाली राजकुमार जो थे मालवा के,
यशोधर्मन एंड मगध के जो बाल आदित्य थे ने उनकी शक्ति को कुचला तथा भारत में उसके साम्राज्य को समाप्त कर दिया। फिर हम लोग उनके एक टाइम पे बहुत सारी मंदिरें वगैरह बनी थी, तो उनके बारे में देखना है। तो गुप्त कालों के मंदिरों, जो गुप्तकालीन मंदिरों में अपना अलग ही विशेषताएं हैं जो निम्न है। मतलब अब बात करें जो किसी भी आर्ट एंड कल्चर के बारे में किसी भी साम्राज्य के, तो हर जो डायनेस्टी हुई है या वंश हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ जो नए तरह के जो कला वगैरह को हम लोग को देखने का मिलता है। तो इस टाइम पे आके जो गुप्तकालीन मंदिर जो होते थे वो ऊंचे चबूतरे पे बनाए जाते थे, जिनमें ईंट और पत्थर जैसी जो है अस्थाई सामग्रियां प्रयोग में लाई जाती थी बनाने के लिए, एंड जिस पे चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनी होती थी तथा मंदिरों की छत सपाट होती है। अब तो हर तरह के जो है टेम्पल मिलते हैं, बट पहले वाला यूनिक थोड़े लगते थे कितने, जैसे कि आजकल वैसे उस समय पे उतने ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट फिर भी उतने सुंदर सुंदर से मंदिर एंड उतने अच्छे अच्छे डिजाइन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे पहले के मंदिरों में। एंड जो आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में जो है शिखर नहीं होते थे, एंड मंदिर को जो गर्भगृह होता है बहुत साधारण होता था, एंड उसी के बीच में जो है देवताओं जो होते थे, देवता के जो मूर्तियां होते थे वो स्थापित की जाती थी। तो इसी तरह जो है कुछ पढ़ना हम लोग को मंदिरों के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मंदिर है यहाँ पे, जैसे कि सांची का मंदिर हो गया, एरन का विष्णु मंदिर जो है, ये सब जो है गुप्त काल के समय पे बनाया गया। तो आप लोग इसको अच्छे से पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो। उसके बाद में कुछ और मंदिर भी हैं, जिसका जैसे कि हो गया देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, भीतरगांव मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है। ये सब जो है वो बनाया था गुप्तकालीन राजाओं ने। सो इसमें हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है, एंड आप लोग इसको बार बार रिवीजन करना। ये इतना नहीं कि मतलब कि जितना मैं बोल के मैंने बताया उतना बस आपको सुनना है, बट आपको खुद से भी इसको वीडियो को पॉज कर करके पढ़ते रहना है। एंड जब आप 2-3 बार इसको देख लोगे, अभी एक बार मतलब कि कंटिन्यूअसली पढ़ाई करो, एंड जब एग्जाम टाइम आए तो आप लोग इसको फिर से रिवीजन कर लेना देख के। एंड में भी जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, यदि आप लोग कमेंट करोगे तो। सो वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह मिलते रहे, एंड एग्जाम्स के रिलेटेड और भी टॉपिक्स आपको मिले, एंड क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। एंड अच्छे से पढ़ो, मज़े करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।